नमस्कार, वेलकम बैक टू टीचर्स प्लेस। हम कर रहे हैं कोर्स कोड 502, एनआईएस का कोर्स कोड 502 और उसकी यूनिट बाय यूनिट हम चल रहे हैं। 6 वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 6 यूनिट कवर कर चुके हैं। ठीक है, 6 के 6 वीडियो चैनल पे आ गई है। आज हम बात करेंगे यूनिट 7 की। यूनिट 7 में क्या है, इसके अंदर है मैनेजमेंट ऑफ मल्टीग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशन, कि अलग अलग ग्रेड के बच्चे और अलग अलग लेवल के बच्चे जब एक साथ बैठे तो उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशन, इसको ऐसे समझ लो। कई बार क्या होता है, जैसे गांव देहात के स्कूल होते हैं तो वहाँ पे एक ही कमरे के अंदर, एक ही क्लास के अंदर, अलग एक ही क्लासरूम के अंदर अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, वहीं पे क्लास 2 के बच्चे भी बैठे हैं, वहीं पे क्लास 3 भी बैठी है। ठीक है, हो सकता है दूसरे रूम में कहीं क्लास 1, क्लास 4, 5 एक साथ बैठे हैं और क्लास 5, हो सकता है ये ऐसे बच्चे बैठे हों। ठीक है, कई बार हमारे इलाकों में भी, जैसे हमारे स्कूल में भी कई बार हमें क्लास मर्ज करनी पड़ती है, तो हम भी देखते हैं दो क्लास एक साथ बैठी है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है क्लास। ठीक है, मल्टी क्लास क्या मतलब, अलग अलग क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हैं। मल्टी लेवल, लेवल का मतलब यहाँ पे है एबिलिटी। जब अलग अलग एबिलिटी के बच्चे एक साथ बैठे हैं, जैसे एक ही क्लास है, उसमें हाई अचीवर भी होते हैं, लो अचीवर भी होते हैं और मीडियम अचीवर भी होते हैं। ठीक है, हाई अचीवर, लो अचीवर, मीडियम अचीवर जब ये एक साथ बैठे हों तब उसको बोलते हैं मल्टी लेवल सिचुएशन। हर मल्टी ग्रेड सिचुएशन मल्टी लेवल सिचुएशन भी होगी। ठीक है, जितनी भी मल्टी ग्रेड सिचुएशन होंगी वो सारी मल्टी लेवल भी होती है, लेकिन हर मल्टी लेवल सिचुएशन जरूरी नहीं मल्टी ग्रेड हो, क्योंकि मल्टी लेवल सिचुएशन एक क्लास के अंदर भी मिल सकती है, ज़्यादा क्लास होंगी तो ज़्यादा क्लास के अंदर भी मिलेगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया ना, मल्टी ग्रेड क्या है, मल्टी लेवल क्या है। अब इसके अंदर सिंपल सा है कि इसको मैनेज क्या करना है, तो हमें सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम देखनी है और फिर इनकी स्ट्रेटजी देखनी है। पहले क्या देखना है, मल्टीग्रेड, मल्टी लेवल। मल्टीग्रेड में प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेटजी क्या है और क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल में क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये यूनिट खत्म है। अब देखो, सबसे पहले मल्टीग्रेड सिचुएशन में पता क्या होता है। मल्टीग्रेड के अंदर सबसे पहले आता है, देखो ये, कि मल्टीग्रेड होता ही क्यों है। क्यों होती है मल्टीग्रेड सिचुएशन, क्योंकि या तो हो सकता है क्लासरूम की कमी हो, है ना। क्लासरूम मतलब कमरों की कमी है स्कूल में, कमरे ही दो हैं स्कूल में, 5 क्लास कैसे चलेगी। आपने देखा होगा, जैसे प्राइमरी के स्कूल होते हैं गाँव में, जो 5वीं तक ही होते हैं, तो उसमें एक या दो कमरे में क्लास चल रही होती है। ठीक है, जहाँ पे स्कूल में क्या है, सिर्फ एक या दो क्लासरूम है, तो उस टाइम पे क्या होता है मल्टीग्रेड सिचुएशन। एक ही टीचर क्या करता है, बहुत सारी क्लासों को एक साथ पढ़ा रहा होता है, या ट्यूशन पढ़ाते हैं ना टीचर्स, जब जो होम ट्यूशन देते हैं जो टीचर्स, उनको पता है एक ही टाइम पे 5th क्लास का बच्चा भी आ रहा है, 6th का भी आ रहा है, 7th का भी आ रहा है, 10th का भी आ रहा है, तो सेम टाइम पे अलग अलग क्लास के बच्चे आ रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, मल्टीग्रेड सिचुएशन होती है। ठीक है, कई बार टीचर जो होते हैं वो अपनी जॉब करने ही नहीं जाते हैं, है ना, अनविलिंग होते हैं। जैसे रिमोट एरिया में किसी बहुत दूर जाके नौकरी लग गई, मतलब जैसे कोई यूपी का है या दिल्ली का है और उसकी असम वगैरह में लग गई, या फिर किसी ऐसे एरिया में लग गई जहाँ पे जाना बिल्कुल ही मतलब मुश्किल होता हो। ठीक है, 4-4 घंटे का सफ़र होता हो पैदल का। ठीक है, बस नहीं मिल रही, तो ऐसे एरिया में टीचर ज़्यादातर सर्विंग नहीं करते, तो वहाँ के स्कूल कैसे चलेंगे। वहाँ के स्कूल ऐसे ही चलते हैं, फिर मल्टी ग्रेड, दो दो तीन तीन क्लास मर्ज होकर चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीचर एब्सेंट। टीचर एब्सेंट होते हैं ऐसे स्कूलों में, अगर टीचर एब्सेंट है, ठीक है, ज़्यादा टीचर एब्सेंट हो गए तो मैं क्या करते हैं, क्लास मर्ज करते हैं। ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हो गए तो भी हम क्लास मर्ज कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई हमें प्रोग्राम चलाना होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होता है, जैसे मोदी जी की मन की बात होती है। ठीक है, या अभी जो भी कोई केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ा रहा होगा या रेगुलर टीचर है, तो उनको पता होगा भी मिशन केयर आया था, तो उसमें भी क्या है, 10th-12th के बच्चों को एक साथ बैठा दो। ठीक है, बीच बीच में कोई भी इवेंट होता है कि हाँ इन बच्चों को एक साथ बैठा दो, इन क्लासों को एक साथ ले आओ, तो इस टाइम पे भी क्या होती है, मल्टीग्रेड सिचुएशन होती है। ठीक है, फिर अगर टीचर अपॉइंट नहीं होते, जैसे वैकेंसी आने में देर हो रही है, ठीक है, और स्कूल में टीचर है नहीं, ट्रांसफर हो चुके हैं ज़्यादातर टीचर, तब उस केस में भी क्या होता है, मल्टीग्रेड सिचुएशन बनती है। मल्टीग्रेड का मतलब सिर्फ इतना समझना कि हम क्लास मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीग्रेड का मतलब क्या है, हम क्लास मर्ज कर रहे हैं। क्लास मर्ज का मतलब दो अलग अलग क्लासें एक साथ बैठी हैं, जैसे 1-2 एक साथ बैठ गई हूँ, 3-4 एक साथ बैठ गई हो, या 2-3 एक साथ बैठ गई हो, 4-5 एक साथ बैठ गई हो। ठीक है, हो सकता है 2-3-4 एक साथ बैठ गई हो।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लास मर्ज करना। ये मल्टीग्रेड सिचुएशन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मेन प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? तो सबसे पहले इसमें ये आती है कि ये जो टीचर है ना, उसका वर्कलोड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग उनका लेवल होगा समझने का। ठीक है, तो डेली लेसन प्लान भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा टीएलएम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपियाँ ज़्यादा चेक करनी पड़ेगी अलग अलग क्लासों की, तो टीचर का वर्कलोड बढ़ेगा। दूसरा, बच्चे जब अलग अलग ग्रेड के हैं तो उनकी लर्निंग एबिलिटी भी अलग अलग होगी, तो टीचर को सबके हिसाब से प्लान बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर बच्चे को कवर कर पाए। अब जितना ज़्यादा टीचर का वर्कलोड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को नहीं दे पाता है। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल जो होते हैं ना, ये रिमोट एरिया वगैरह में, उनमें क्लास की शॉर्टेज होती है। तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ अगर 2 ही कमरे हैं जिसमें 5 क्लास के बच्चे बैठे हैं, तो एक्टिविटी करने का स्पेस ही कहाँ होगा उसमें, है ना? ये तो नहीं हो सकता कि हाँ स्पेस का कोई एक्टिविटी करा दी, स्पोर्ट्स करा दिए, तो वो सब नहीं पॉसिबल है। फिर अगर प्राइमरी स्कूल का लेवल है, तो जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ एक ही लेवल की होती है। ठीक है, जैसे कोई टीचर है मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहा है या इंग्लिश पढ़ा रहा है, अगर वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाएगा, ठीक है, अगर वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाएगा तो टेक्स्ट बुक से सिर्फ इतना पढ़ा सकता है कि वो एक टेक्स्ट बुक उस एक क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, है ना? उस एक टेक्स्ट बुक से 2 अलग अलग क्लास के बच्चे तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसके केस में क्या होगा कि जो कंप्लीशन होगा प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कंटेंट का, वो मुश्किल हो जाएगा, कि उनका सिलेबस खत्म कराना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर क्लास 1 को हमें एक बुक पढ़ानी, क्लास 2 को अलग बुक पढ़ानी, क्लास 3 को अलग बुक पढ़ानी, तो सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद एक फिक्स्ड टाइम होता है ना, पीरियड्स होते हैं लगातार, वो मोनोग्रेड में सही चलते हैं। मोनोग्रेड मतलब सिंगल ग्रेड, जब एक ही क्लास के बच्चे बैठे हो तब वो चल जाता है, लेकिन जब मल्टीग्रेड एक साथ बैठे तब वो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद टीचर के पास टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि उस टाइम तो पहले तो बच्चों को चुप करने में लगा दो टाइम, फिर बच्चों को ग्रुप बताओ, जो भी एक्टिविटी है वो कराओ, फिर उन्हें अलग अलग लेवल पर समझाओ। ठीक है, उसकी जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप होगी वो बहुत कम होगी, और वो बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतनी क्लास के बच्चों एक साथ होते नहीं होते मैनेज। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एक क्लास की जो होती है वो अफेक्ट करते हैं दूसरी एक्टिविटी को, जो दूसरी क्लास के बच्चे, जैसे एक कहानी है जो हम एक क्लास को सुना रहे हैं, ठीक है, दूसरी क्लास के बच्चे या तो उससे डिस्टर्ब हो रहे होंगे या वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे और अपना काम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि एक क्लास है, ठीक है, सोचो क्लास 2 और क्लास 3 एक साथ बैठी है, 2 वाले बच्चे इधर बैठे हैं, 3 वाले बच्चे इधर बैठे हैं। ठीक है, आप क्लास 2 को कोई एक्टिविटी करा रहे हो, जैसे दमशराज खिला रहे हो, चलो मान लेते हैं कि आप नेमिंग वर्ड से दमशराज खिला रहे हो, नेमिंग वर्ड से। ठीक है, इन बच्चों को आपने कुछ काम दिया था, रिटर्न वर्क, तो ये बच्चे क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी में ये तो इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, या ये बच्चे इतना शोर करेंगे कि इनका रिटर्न वर्क डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास की एक्टिविटी दूसरी क्लास की एक्टिविटी को क्या करती है, हैम्पर करती है, हमेशा डिस्टर्ब करती है। अब इसके बाद देखो, यूजुअली ईच एंड एवरी स्टूडेंट इनसाइड द क्लास कैन गेट मीनिंगफुल एक्सपीरियंस इफ ही इज इंगेज्ड इंडिविजुअली इन सम काइंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। ये कह रहा है कि अगर हर बच्चा इंडिविजुअली किसी लर्निंग एक्टिविटी में लगा हुआ है तो उसका मीनिंगफुल एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। लेकिन मल्टीग्रेड सिचुएशन में क्या है, ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हर बच्चे को आप अटेंशन दे पाओ, हर बच्चे को लर्निंग एक्टिविटी में पार्ट करा पाओ, ठीक है, पार्टिसिपेट करा पाओ। अगर एक ही मल्टीग्रेड टीचर है, अगर टीचर ही एक है और बच्चे अलग अलग क्लास के हैं, तो जिस दिन वो टीचर एब्सेंट हुआ उस दिन पूरा स्कूल बंद हो जाएगा, है ना? टीचर बीमार हुआ उस दिन स्कूल बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो टीचर एब्सेंट होगा उनकी क्लास में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं बचेगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है इनको मैनेज करने की? तो सबसे पहले तो क्या है, जब हम मल्टी ग्रेड टीचिंग को या मल्टी लेवल, हर मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होगी, मल्टी लेवल भी होगी। मल्टी लेवल मतलब अलग अलग लेवल के बच्चे होंगे, ठीक है, उसको हमें लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच से करना पड़ेगा, ना टीचर सेंटर्ड ना लर्नर सेंटर्ड, सिर्फ लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। इसीलिए हमने के यूनिट 5 में शायद लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा था। ठीक है, अब इसके 4 एस्पेक्ट होंगे। सबसे पहले क्लासरूम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बच्चों का ग्रुप बनाना है, उनको लर्निंग मटेरियल देना है, और फिर लर्निंग सिचुएशन की प्लानिंग करनी है। अब जब इसमें क्लासरूम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, तो क्लासरूम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब कितना स्पेस अवेलेबल है, बच्चों के लिए इन्वायरमेंट हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है, बच्चे के लिए जो मटेरियल चाहिए क्या वो हम यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये स्पेस मैनेजमेंट जो अभी लास्ट ईयर चैप्टर में करा था ना, मैनेजमेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, वो हो गया।
जब हम बात करें ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स की, तो ग्रुपिंग दो तरीके से होगी। ठीक है, देखो ये स्पेस मैनेजमेंट तो अभी कराई था, लास्ट यूनिट में किया था। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड, टीचर कॉर्नर। देखो एक सेकेंड, लास्ट यूनिट में करा था ना ये, कि इधर ब्लैक बोर्ड है, ये टीचर्स टेबल हो गई, डिस्प्ले बोर्ड, टीचर्स कॉर्नर, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे पेरेंट्स कॉर्नर हो गया, ये लर्निंग कॉर्नर हो गया, यहाँ पे बच्चे बैठ जाएंगे बीच में। ठीक है, अब ये सजेस्टिव है, इसको आप याद मत करना, ये सजेस्टिव होता है सिर्फ। अब देखो जब हम स्पेस मैनेजमेंट करें तब हमें क्या देखना है कि एक तो बच्चे कंफर्टेबली बैठे हुए एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर पाए, प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो सब होना चाहिए, एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल हो टीचर की मूवमेंट के लिए, ठीक है, ग्रुप्स के बीच में घूम पाए, बच्चे ब्लैक बोर्ड तक जा पाए, टीएलएम कॉर्नर होना चाहिए, लर्निंग कॉर्नर होना चाहिए, पेरेंट्स कॉर्नर, क्वेश्चन कॉर्नर, वो सब होने चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट अभी पिछले यूनिट में हम पढ़ के ही आए हैं कैसा कैसा सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की दोबारा नीड नहीं है। अब देखो ये रहा पिक्चर 1, ये एक रूम है जिसके अंदर देखो क्लास 3 बैठे, क्लास 2 बैठे, क्लास 1 बैठी है, ये अकेला टीचर है। अब इसमें देखो टीचर इनके पास आराम से जा सकता है, टीचर इनके पास आराम से जा सकते हैं, इनके पास आराम से जा सकता है, बीच में भी टीचर घूम सकता है ना। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्लास 1 इधर बैठी है, क्लास 2 इधर बैठे और दोनों तरफ एक एक ब्लैक बोर्ड भी है, ये होल टाइप का हो गया, ये टीचर है, ये दोनों तरफ जा सकता है आराम से। ठीक है, अब इन दोनों अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है देखो, फिगर 2 यही है ना, हाँ। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन रोज सेपरेटेड बाय ग्रेड, अलग अलग क्लास के हिसाब से बैठे हैं, उनके सामने ब्लैक बोर्ड है जिसको वो सब देख सकते हैं, इसमें एक ही बोर्ड है जिसको तीनों क्लास देख रही है, टीचर खड़ा रह के पढ़ा सकता है आराम से, जिस क्लास को वो चाहता है उसको पढ़ा सकता है, सबकी फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाएगी, है ना। इस वाले में क्या है, अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग क्या है ब्लैक बोर्ड है, देखो क्लास 2 के लिए ये रहा, क्लास 1 के लिए ये रहा। टीचर जो है वो एक क्लास को पढ़ा रहा होगा तो दूसरी क्लास अपना रिटर्न वर्क कर सकती है या कोई एक्टिविटी कर सकती है, ब्लैक बोर्ड सामने ही है। ओरल वर्क हो सकता है आराम से, लैंग्वेज सीखना भी आराम से हो जाएगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड सामने ही है। ठीक है, एक ये है देखो, ये रहा टीचर, क्लास 3 ये बैठी, क्लास 2 ये बैठी, क्लास 1 ये बैठी, एक ब्लैक बोर्ड इधर है, एक ब्लैक बोर्ड उधर है। ये एक टाइम पे हो सकता है अगर इस टीचर को पार्टिकुलर अटेंशन क्लास 1 को देनी है अभी के लिए, तो क्लास 2 और 3 को यहाँ पे रिटर्न वर्क दे सकता है, क्लास 1 को काम दे सकता है। ठीक है, बाद में क्लास 2 या 3 में कुछ काम कराना है तो टीचर यहाँ पे आ जाएगा और बच्चे यहाँ पे काम करते रहेंगे। ठीक है, ये है जहाँ पे देखो ये डेमो वाला आ गया टॉपिक, जहाँ पे टीचर क्या देता है, डेमो, डेमोस्ट्रेशन होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1 हर क्लास के बच्चे बैठे हैं। ये वाला भी है हाई अचीवर, हाई लर्नर है ना, एच एल, एच एल क्या है, हाई अचीवर्स। ठीक है, एल क्या है, लो अचीवर। तो जब हाई अचीवर और लो अचीवर एक साथ बैठे होते हैं तब हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, मिक्स्ड सिटिंग अरेंजमेंट, एक हाई अचीवर एक लो अचीवर एक साथ बैठा है। ठीक है, ये करेंगे। तो हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो कैसे करनी है, सबसे पहले ग्रुप बेस्ड कर सकते हैं हम, ग्रेड बेस्ड, क्लास के हिसाब से ग्रेड बेस्ड हो जाएगी, जहाँ पे एक क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हों। ठीक है, ठीक है, देखो अब ना जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये देख लेना कौन से ग्रुपिंग में हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे देखो हम हर ग्रुपिंग में क्या मल्टी ग्रेड सिचुएशन बना रहे हैं। ठीक है, हम ये सोचेंगे कि जो बच्चे हैं वो लगभग सेम एज के हैं। ठीक है, और ये भी मानेंगे कि शायद जो उनकी लर्निंग पेस है, लर्निंग रेट है, वो लगभग इक्वली ही है। ठीक है, तो एक तो ग्रेड बेस्ड और एक एबिलिटी बेस्ड, ये दोनों तरीके से होंगे। ग्रेड बेस्ड में ये देखो एग्जाम्पल 1 जिसमें 5 क्लास हैं, एक ही टीचर है, तो ग्रेड 2 और 3 को एक ग्रुप बना दिया, 4 5 को एक ग्रुप बना दिया, ग्रेड 1 को अलग रखा है। ठीक है, ग्रेड 1 न्यू कमर्स होते हैं स्कूल में तो उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, इसलिए ग्रेड 1 का सेपरेट ग्रुप है, 2 और 3 और 4 और 5 के सेपरेट ग्रुप बना दिए। ठीक है, क्योंकि उनका कोर्स लगभग सिमिलर होता है। एग्जाम्पल 2, फिर से 5 ग्रेड है, 2 टीचर हैं इस बार हमारे पास, तो क्लास 1 का एक ग्रुप, 2 3 का एक ग्रुप, दोनों को एक ही टीचर पढ़ा है, क्लास 4 5 का ग्रुप जिसको दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। इस फिगर में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो ग्रेड 1 के हैं उनको एक ग्रुप में रखा, 2 3 को अनदर ग्रुप, दोनों ग्रुप को एक ही टीचर के कंट्रोल में रखा है, और ग्रेड 4 5 का अलग ग्रुप है और वो दूसरे टीचर के कंट्रोल में है। ठीक है, अब देखो फिगर 9 में क्या है, स्टूडेंट 1 ऑफ ग्रेड 1, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 1 आर केप्ट इन वन ग्रुप अंडर द कंट्रोल ऑफ टीचर। देखो ये रहा,
क्लास 1 को एक नए टीचर के नीचे रखा है और क्लास 2 3 को एक साथ, क्लास 4 5 को एक साथ, और ये दूसरे टीचर के साथ है। ठीक है, अब इन सब में क्या है, जब हम ग्रेड बेस्ड ग्रुपिंग करते हैं, क्लास वाइज जब हम ग्रुप बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे 3 या 3 से ज़्यादा टीचर अवेलेबल हों हमारे पास, फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम 5 क्लास को आराम से पढ़ा सकते हैं। क्या करके, ग्रुप ग्रेड बेस्ड, जैसे क्लास 1 और क्लास 2 को मर्ज कर लिया, है ना। ग्रेड 1 को सेपरेट रखना है ताकि उनको हम अटेंशन ज़्यादा दे पाए, क्योंकि वो स्कूल में पहली बार आ रहे हैं, न्यू कमर्स हैं। साथ साथ के ग्रेड एक साथ बैठ सकते हैं, जैसे 2 3 को एक साथ बैठा दिया, 4 5 को एक साथ बैठा दिया, 3 4 को एक साथ बैठा दिया। ठीक है, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो जाती है। ये कह रहा है कि जैसे दो एडजेसेंट ग्रेड हैं, जैसे क्लास 2 क्लास 3, अगर उनका नंबर 40 से ज़्यादा आ गया तो उनको एक ग्रुप में कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव करेगी वो। तो जब तुम्हें 2 ग्रुप बनाने हो, तो जहाँ तक देखना है तो ज़्यादातर एडजेसेंट ग्रेड के ही बनाने चाहिए। दूसरा है एबिलिटी बेस्ड। एबिलिटी बेस्ड का मतलब क्या है, मल्टी लेवल सिचुएशन बनानी है। हाई अचीवर सारे एक साथ, लो अचीवर सारे एक साथ, है ना, एवरेज अचीवर एक साथ। जब हम क्लास को ध्यान ना रखें और छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं उनके एबिलिटीज के बेस पे, तब उसको हम बोलते हैं एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी का मतलब क्या है, लर्निंग कैपेसिटी भी और रेट ऑफ लर्निंग भी है, दोनों है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, एबिलिटी ग्रुपिंग के टाइम पे हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सिमिलर एबिलिटी वाले बच्चे एक साथ रखने हैं, जैसे होमोजेनस ग्रुप बताया था ना, जहाँ पे सारे हाई अचीवर एक साथ बैठेंगे, लो अचीवर एक साथ। मिक्स्ड एबिलिटी वाले यानी हेटेरोजेनस ग्रुप, हाई अचीवर के साथ लो अचीवर बैठा है, लो अचीवर के साथ एक मिडियम अचीवर बैठा है, मिडियम अचीवर के साथ हाई अचीवर बैठा है। तो जब हम मिक्स्ड एबिलिटी वाले डालेंगे एक साथ, तो वो हेटेरोजेनस ग्रुप होगा। अब ये एबिलिटी ग्रुपिंग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के लिए सिमिलर एबिलिटी वाले चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए मिक्स एबिलिटी वाले चाहिए, तो ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करेगा कौन से सब्जेक्ट पे कौन सा ले रहे हैं। सिमिलर एबिलिटी ग्रुप जो होता है वो हम तब बनाते हैं जब हमें लेसन और जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है वो एक ग्रुप के लिए कंफर्टेबल हो, उनके एबिलिटी के लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, लो लर्नर है, लो अचीवर है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको ये बोलते हैं कि कम से कम ये पढ़ना ही सीख जाए, रीडिंग तो इसको आ जाए। हाई अचीवर तो होता है तो हम सोचते हैं कि इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दें, है ना, थोड़ी उसकी एनरिचमेंट कर दें, हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताएं, इसके टैलेंट को और एनरिच कर दें। तब वो होता है सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग। इसका फायदा क्या है, स्टूडेंट्स अपनी पेस पे सीख सकते हैं क्योंकि वो सब अब एक ही लेवल के हैं। ग्रुप एक्टिविटीज इफेक्टिव हो जाती है, मैथ्स लैंग्वेज वगैरह। फिर स्टूडेंट एक दूसरे का कोऑपरेशन अच्छा कर पाते हैं क्योंकि सब सेम लेवल के होते हैं। अप्रोप्रिएट होता है रिमेडियल क्लास के लिए, क्योंकि टीचर को पता है किसको कितना समझाना है, और फास्ट स्टूडेंट के लिए इनरिचमेंट लेसन किस लेवल तक के हमें डिजाइन करने हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इस ग्रुपिंग में ना रिडक्शन नहीं होता है, एबिलिटी गैप जो होता है वो कम नहीं होता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हाई अचीवर लो अचीवर एक साथ बैठा है, तो जो लो अचीवर है वो कुछ ना कुछ सीखता है हाई अचीवर से। इस वाले ग्रुपिंग में क्या होगा, वो बच्चा कितना भी सीख ले, जो उनका गैप होगा ना वो कम नहीं होगा, वो उतना ही रहने वाला है। तो हाई अचीवर्स तो हाई अचीवर रहेंगे, लो अचीवर और लो अचीवर रहेंगे। ठीक है, ये इस वाले में होता है क्योंकि सारे लो अचीवर एक साथ ही बैठे, सिमिलर ग्रुपिंग है ना, सिमिलर एबिलिटी। तो हाई अचीवर के साथ बैठे सारे हाई अचीवर, लो अचीवर के साथ बैठा है तो उसका हाई अचीव होगा ही नहीं। मिक्स्ड एबिलिटी का फायदा ये है कि लो अचीवर भी हाई अचीवर बन सकता है। ठीक है, देखो इन सच ग्रुपिंग देर इज नो नीड टू चेंज द ग्रुप फ्रीक्वेंटली, चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इन द केस ऑफ सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग, सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या होता है, ग्रुप हमें जल्दी जल्दी चेंज करना होता है, इसमें जरूरत नहीं है। फायदा क्या है, स्टूडेंट जो होते हैं अलग अलग एबिलिटी के वो सब एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये दो एबिलिटी ग्रुपिंग हो गई, मल्टीग्रेड सिचुएशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसमें मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग को क्या है, हम मानते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए, और सिमिलर एबिलिटी को मानते हैं हम, देखो याद रखना, जब भी हम मिक्स्ड एबिलिटी कर रहे हैं, मिक्स्ड एबिलिटी को हमेशा डालेंगे क्या, टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ताकि बच्चे एक दूसरे से भी सीख सकें। जब हम सिमिलर एबिलिटी की बात करेंगे, सिमिलर हम डालेंगे कब, रिमेडियल प्लान करते हुए। ठीक है, इसके बाद देखो, फिर से वही ग्रुपिंग वाली बात जो हमने वहां पढ़ी थी ना लास्ट यूनिट में, वही कि ग्रुप में 4 या 5 बच्चे होने चाहिए, बच्चों में इंटरेक्शन होनी चाहिए, वो छोटे ग्रुप में ज़्यादा जल्दी हो पाती है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बनने चाहिए जब भी ज़रूरत हो।
बच्चों को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने की ज़रूरत हो, जब भी वो नीड हो तो वो जा सकते हो। बच्चों को स्लो स्टूडेंट का टैग नहीं दे देना है, लेबल नहीं करना है। ठीक है, ग्रुप और इंडिविजुअल लर्निंग दोनों को लाइवली बनाना है, सिमुलेटिंग बनाना है। लर्निंग एनवायरनमेंट उनको अच्छा देना है। टीचर को बच्चे की एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है हिमसेल्फ हरसेल्फ। जो बच्चे का पार्टिसिपेशन है वो होना ही चाहिए एक्टिविटी में। प्रोविजन क्या है टीएलएम के, तो देखो एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन देनी है जिसमें बच्चा सीख पाए। ठीक है, उसके अलावा मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड दोनों हो तो भी लर्निंग सिचुएशन में ऐसे प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा राइट काइंड ऑफ टीएलएम यूज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें टीएलएम को मल्टीग्रेड में यूज करने के फायदे क्या हैं। तो बच्चे प्राइमरी ग्रेड के हैं तो लगभग वो सेम ही लेवल के होते हैं, उनको कंक्रीट ऑब्जेक्ट से काम करना पसंद है तो टीएलएम हेल्प करता है। टीएलएम मल्टीग्रेड सिचुएशन में क्या होता है, हर बच्चे को मीनिंगफुली इंगेज रखता है। ठीक है, टीएलएम ग्रुप लर्निंग सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी दोनों में हेल्प करता है। टीएलएम टीचर की हेल्प भी करता है, ज़्यादा टीचर को बात नहीं करनी पड़ती है ना, वो अपना टीएलएम दिखा देता है एक बच्चे को, बच्चे इंगेज हो जाते हैं। टीएलएम अपना जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सिमुलेट करना स्टार्ट करता है, सिमुलेट मतलब स्टार्ट कर देता है। सिमुलेट का मतलब होता है एक तरीके से इनिशिएशन करना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये डिस्कशन को स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप के अंदर। टीएलएम जो है वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों की अटेंशन। टीएलएम टीचर की एनर्जी और फैटिग मतलब थकावट को कम करते हैं। टीचर जो इंट्रोडक्शन है आराम से कर पाता है। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज प्लान कर पाता है टीएलएम की मदद से। देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग लर्निंग प्लान में हमें किस ग्रेड को इंक्लूड करना है। पहले तो वो मतलब किस क्लास को मर्ज करना है, पहले ये देखना है। उसके बाद ये देखना पड़ेगा ग्रुपिंग के लिए हमें कैसे ग्रुप बनाना है। फिर वीकली या मंथली स्कीम बनानी पड़ेगी, किस वीक में क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, टीएलएम प्रिपेयर करने इकट्ठे करने हैं, डेली लेसन प्लान बनाना है, एक्टिविटी बनानी है, छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं, टीएलएम बनाने हैं दोनों के लिए। ठीक है, फिर एक्टिविटी बतानी है कौन कौन सी बनानी है, इंट्रोडक्शन के लिए, कौन सी प्रैक्टिस के लिए, कौन सी वैल्यूएशन के लिए। फिर टाइम देखना है कौन सी एक्टिविटी पे कितना टाइम बिताना है। टीचिंग टाइम बनाना है ग्रुप पे, कितना टाइम किस क्लास को पढ़ा रहे हैं। ये देखना है कि ब्राइट चिल्ड्रन छोटे बच्चों की या लो अचीवर्स की हेल्प कैसे कर रहे हैं। फिर उन्हें प्रोजेक्ट भी देना है। ठीक है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी करानी है, इवेल्यूशन स्ट्रेटेजीज भी बनानी है। ठीक है, इसके बाद टीचिंग लर्निंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट इन डिफरेंट ग्रेड। अगर हम अलग अलग क्लासों में सेम ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे नंबर्स पढ़ा रहे हैं हम क्लास 1 2 3 में, ठीक है, सेम टाइम पे, पहले तो बच्चे कॉम्पिटेंसी अचीव कर लेते हैं 1 से 100 तक जाने की। उसके बाद वो प्लेस वैल्यू वगैरह निकाल लेते हैं क्लास 2 में, कंपेयरिंग बता देते हैं बड़ा नंबर कौन सा छोटा कौन सा। ग्रेड 3 में जाते जाते वो प्लेस वैल्यू 1000 तक की बता देते हैं और ये बता देते हैं कौन सा बड़ा नंबर कौन सा छोटा। ठीक है, अब इन तीनों क्लास में एक साथ नंबर पढ़ाना है। तो जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टीचर जो है वो आराम से डिटरमाइन कर सकता है किस बच्चे को उसकी हेल्प की जरूरत है, किस क्लास को हेल्प की जरूरत है, वो आराम से कर सके। सेम सब्जेक्ट हर क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर को एक ही टेलम बनाना पड़ेगा, जैसे प्लेस वैल्यू को बनाना है तो एक ही टेलम से काम चल जाएगा, 3 का 4 का एक साथ। हाई अचीवर जो स्टूडेंट है वो लो अचीवर की हेल्प करेगा, टीचर देगा, अगर टीचर नहीं तो मॉनिटर बन जाएगा वो। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एक ग्रुप की हेल्प करेगी एक्टिविटीज में दूसरे ग्रुप की। फिर वो कह रहा है साइमल्टेनियस टीचिंग लर्निंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट इन ऑल ग्रेड। वो ऐसा दिखाता है कि बच्चे जो है वो एक ही ग्रेड के, बस डिफरेंट एक्टिविटीज से वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। टीचिंग लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाना है, जैसे क्लास 1 में हिंदी पढ़ाना है, क्लास 2 में मैथ पढ़ाना है, क्लास 3 में इंग्लिश पढ़ाना है। तब उस केस में जब पीरियड स्टार्ट होता है तो एक बार में एक्टिविटी होनी चाहिए जो सारी क्लासों के लिए हो। हर ग्रेड में एक मॉनिटर को बनाना पड़ेगा, कौन मॉनिटर है, जो क्लास में डिसिप्लिन रखेगा। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से दूर भी हों और एक दूसरे के पास भी। दूर का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को परेशान ना कर पाए और पास देने के आराम से किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, टीचिंग जो है वो एक क्लास में हो रही होगी तो दूसरी क्लास को मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज रहना होगा। ठीक है, जब टीचर की जरूरत हो तब उसको जो बच्चा सुपरवाइज कर रहा है वो उसको बुला ले और ठीक है फीडबैक वगैरह ले ले। एक क्लास की डिफिकल्टी को क्या है, अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है तो टीचर डायरेक्टली पढ़ा सकता है। ठीक है, अब वो कह रहा है जब एक ही टीचर एक ही टाइम पे तीनों क्लास में पढ़ाना जरूरी है तो वो क्या हो सकता है, एक क्लास को नया टॉपिक सिखा दो, बाकी दोनों को एक्टिविटी दे दो करने के लिए। ठीक है, जो इंटरेक्शन होगी वो क्या एक ही क्लास के बच्चों के अंदर होनी चाहिए और वो दूसरी क्लास के बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की हेल्प करें। ठीक है, अब देखो मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड में फ़र्क है। एक टीचर एक क्लास, एक टीचर बहुत सारी क्लास। एक क्लासरूम में एक क्लास,
एक रूम जो कि एक क्लास से ज़्यादा बच्चे ले सकता है। कोऑपरेशन और इंटरेक्शन बच्चों में कम होता है मोनोग्रेड में, इसमें कोऑपरेशन और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस इज लिमिटेड, क्योंकि ग्रुप लिमिटेड है। इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्रुप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर देयर इज अ बिल्डिंग दैट चिल्ड्रन विल हेल्प देम एट एनी टाइम। मोनोग्रेड है तो वही 20 25 30 बच्चे होंगे क्लास के, तो ठीक वो देखते हैं कि हाँ सर हमारी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर बच्चे एक दूसरे की हेल्प खुद ही करते हैं। सिचुएशन फॉर्मल होगी, यहाँ पे इनफॉर्मल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टीचर डोमिनेटेड होता है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट डोमिनेटेड होता है कि मैम आज पढ़ने का मन नहीं है, गेम दे दो। इसमें 3 लेवल होते हैं, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। इसमें ऐसा कोई लेवल नहीं होता है, यहाँ पे कोई ग्रेड भी नहीं होती, क्लास भी नहीं होती। सब बच्चों को ये लगता है वो सब सेम ही ग्रुप के हैं, सेम ही लेवल के हैं। यहाँ पे फ्रेंडशिप कोई नहीं होती। ठीक है, हाई ग्रेड, लो ग्रेड, ये सब नहीं होता। इसमें फ्रेंडशिप हो जाती है। इसमें लेवल वाइज ग्रुपिंग पे ध्यान देते हैं ना कि हाई अचीवर, लो अचीवर के ग्रुप अलग अलग बना दो। इसमें सोशल ग्रुपिंग भी हो जाती है कि ये हमारे मोहल्ले का भैया है, ये हमारे मोहल्ले का बच्चा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे सोशल ग्रुपिंग ज़्यादा होती है। इसमें टीचर को हर टाइम क्लास में रहना पड़ता है। इस वाले में टीचर की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ही एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं, एक दूसरे से सीख लेते हैं। फिर आता है मल्टी लेवल सिचुएशन। मल्टी लेवल क्या, एक ही क्लास में क्या है, वो वाले बच्चे हाई अचीवर, लो अचीवर और मीडियम अचीवर। ठीक है, या एवरेज, बिलो एवरेज, हाई एवरेज, अबव एवरेज। तो हर मल्टी ग्रेड सिचुएशन मल्टी लेवल भी होती है। तो ऊपर जो हमने पढ़ के है ना, वो सब इसमें एज इट इज लागू हो जाएगा। उसके अलावा भी देख लो इसमें क्या होगा। इसमें जो बच्चे हैं वो एक टॉपिक को सीखने में कम टाइम लेंगे। ठीक है, हो सकता है दूसरा बच्चा ज़्यादा टाइम ले। तो एक ही क्लास में लर्निंग एबिलिटी वाले बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है। ठीक है, एक बच्चा जिसका अचीवमेंट है, दूसरे बच्चे का क्या हो सकता है, लो अचीवमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या हो। जब आपको व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द स्टूडेंट इन क्लास, जब एक क्लास के बच्चों का ग्रुप बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो एक सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग बनाते हैं ताकि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो पाए। फिर व्हेन यू आर मैनेजिंग मल्टी ग्रेड सिचुएशन, मल्टी लेवल सिचुएशन में आल्सो राइज। जब हम अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं तब भी मल्टी लेवल सिचुएशन बनती है। ठीक है, मल्टी लेवल सिचुएशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बोथ मोनोग्रेड एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन। मल्टी लेवल दोनों में होते हैं। मोनोग्रेड मतलब सिंगल ग्रेड, एक ही क्लास के बच्चे। मल्टीग्रेड मतलब मल्टीपल क्लासेस के बच्चे जब एक साथ होते हैं तब मल्टी लेवल सिचुएशन भी बनती है। मल्टी लेवल के इशू क्या है कि मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे जो हैं वो एवरेज लर्निंग एबिलिटी के होते हैं और बहुत कम हाई और बहुत कम लो के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फोकस क्या होता है, यूजुअली प्लानिंग किस पे फोकस हो जाती है, जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है उसके बेस पे, और एबिलिटी एवरेज बच्चे के मान के चलते हैं कि इतने एवरेज तो आ ही जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल क्या असेसमेंट के बच्चे बेस पे, जैसे बच्चे का जो हम ग्लोबल या ओवरऑल असेसमेंट करते हैं उसके बेस पे उसकी ग्रुपिंग हो जाती है। जैसे होमोजेनस ग्रुप होते हैं ना कि सारे एक जैसे बच्चे, तो उस केस में वो अपने पेस पे नहीं सीख पाते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे हाई एबिलिटी ग्रुपिंग वाले बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शायद जरूरी ना समझते, ऐसा लगता है कि वो थोप रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन वगैरह में कम पार्ट लेना चाहते हो। फिर एक ही कॉमन टेक्स्ट बुक है तो वो तीनों लेवल के बच्चों को कैसे संभालेगी। लर्निंग नीड्स को अगर कैटर करेंगे तो वो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर प्रिपेयरिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड अदर रिसोर्स। एक ही लेवल के मतलब अप्रोप्रिएट, मतलब जो बच्चों की एज के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से टीएलएम होते हैं, बच्चों की एज के हिसाब से जो टीएलएम होते हैं वो बनाने, और वो ऐसे बनाने कि बच्चे और कुछ याद ही ना हो, वो पर्याप्त हो, एडिक्वेट हो, बच्चों के लिए एनएफ हो। इतना नहीं हो पाता। स्ट्रेटेजी क्या है इसको संभालने की, तो जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इंडिविजुअल अटेंशन की, उनका ध्यान देना है, फोकस करना है उन पर। लेवल का ध्यान ना रखते हुए बच्चों का हमें फोकस करना है कि बच्चे अपने लेवल पे क्या सीख पाए, अपनी स्पीड पे सीख पाए। ठीक है, बच्चे की लाइकिंग अनलाइकिंग, मतलब क्या पसंद है क्या पसंद नहीं करता है, इसका हमें ध्यान देना है। बच्चा अपनी मर्जी से किसी भी ग्रुप में जा सकता है, कोई ग्रुप उनमें थोपा नहीं जाएगा। हेट्रोजेनस सुटेबल होता है। ठीक है, पेड लर्निंग अलाउ होती है, टाइम जो है वो इफेक्टिवली मैनेज हो जाता है हर क्लास के लिए। हेट्रोजेनस ग्रुपिंग बनानी मतलब मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे एक साथ डाल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, जब मास्टरी आ जाएगी कॉम्पिटेंसी में थ्रू ग्रुप एंड इंडिविजुअल लर्निंग, तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसी की लिस्ट बनानी है। उसके बाद हर कॉम्पिटेंसी को अरेंज में अटैच करना है कि पहले कौन सी कॉम्पिटेंसी फिर कौन सी, अकॉर्डिंग टू इजी टू हार्ड। हर कॉम्पिटेंसी या माइलस्टोन जो कि पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, उनको क्या करना है, एक साथ लेते हुए चलना है हर ग्रेड के लिए। जैसे ही एक कॉम्पिटेंसी अचीव कर ली बच्चे ने,
तो हमें देखना है कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ ने की थी जिसमें इसने इसको हेल्प किया था अचीव करने के लिए। तो टीचर को सबसे पहले एक इनिशिएशन एक्टिविटी करानी पड़ेगी जिसमें पता चलेगा कौन सा बच्चा किस लायक है, फिर उसी बेस पर उसे आगे पढ़ाना है। ऐसे लर्निंग कंटिन्यूम शीट्स जो है वो हर क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, लर्निंग कंटिन्यूम शीट मतलब एक तरीके से फीडबैक शीट्स होती है कि हाँ बच्चा कितना सीख पा रहा है, उसका रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस होता है। ठीक है, ये यूनिट हो गई खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो।